नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अतुल सुभाष जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने सिस्टम और पत्नी के बीच में फंसकर मौत को गले लगा लिया, ये खबर जैसे ही सामने आती है तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। सवाल खड़े होने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। सवाल ये कि आखिर हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? क्यों अतुल सुभाष ने आत्महत्या की? क्या भ्रष्ट सिस्टम ने अतुल प्रधान को मौत की नींद सोने को मजबूर कर दिया है? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज लगातार खड़े हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विशेष चर्चा। आज से ठीक 6 साल पहले अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की धूमधाम से शादी होती है, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये शादी के कुछ सालों बाद ही अतुल सुभाष को मौत की नींद सोना पड़ेगा। दरअसल बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी की झूठी मुकदमेबाजी और ससुराल पक्ष के अत्याचार से तंग आकर 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। उन्होंने मरने से पहले करीब 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो भी बनाया। पहले आप सुनिए कि अतुल सुभाष ने क्या कुछ कहा था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सुना आपने, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम और पत्नी ने एक पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने लिखा कि न्याय अभी बाकी है। ये संदेश उनका दर्द और पीड़ा बताने के लिए काफी है। दिल का सारा बोझ और गुबार उतारने के बाद एक टैलेंटेड इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल अतुल सुभाष की जौनपुर में शादी होती है।
कुछ दिन बाद पत्नी निकिता मायके चली जाती है। लेकिन उससे पहले आपको यह आंकड़ा बताते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो 2022 के आंकड़ों हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौत की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई है। 18 साल से कम 6% लोगों ने आत्महत्या की है। 18 से 30 साल की बात की जाए तो 35% लोगों ने आत्महत्या की है। 30 से 45 साल की उम्र के बीच की बात अगर की जाए तो 32% लोगों ने आत्महत्या की है। और 45 से 60% साल की अगर बात की जाए तो 19% लोगों ने आत्महत्या की है। 60 साल से ऊपर 28% लोगों ने आत्महत्या की है। तो हिंदुस्तान में लगातार आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब वजह क्या है आपको हम बताएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से भारत में आत्महत्याओं का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये, क्या सिस्टम से हार गए अतुल? एआई इंजीनियर को आखिरकार किसने मजबूर किया कि वो आत्महत्या करें? आखिरकार आत्महत्या के पीछे कौन है? पुरुष प्रधान समाज अतुल को इंसाफ कब देगा? ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्योंकि हमारे समाज में हर दिन महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। हम ये आसानी से मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर पुरुषों का खुल्लम खुल्ला उत्पीड़न होता है। ये कहानी जीता जागता सबूत है किस तरीके से यहां पर एक जीता जागता युवक, एक टैलेंटेड व्यक्ति मौत को चूमने को मजबूर हो जाता है। अब सवाल ये, हर साल कितने सुसाइड के मामले सामने आते हैं, यह भी आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया था। किस तरीके से भारत में ओवरऑल अगर बात की जाए 2021 की अगर बात की जाए तो 7% लोगों ने आत्महत्या की है। और आप ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझ पा रहे होंगे। लगातार 60 साल से ऊपर की अगर बात की जाए तो 9% लोगों ने आत्महत्या की है। और 18 साल से कम 7% लोगों ने आत्महत्या की है। और 18 से 30 साल के बीच में 34% लोगों ने आत्महत्या की है। 30 से 45 साल की अगर बात की जाए तो 32%। बढ़ते जा रहे हैं। 2021 का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप पूरा मामला समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर एक अतुल सुभाष की मौत हो जाती है। और मौत के बाद लगातार पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही इंसाफ भी की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिरकार एआई इंजीनियर को किसने मजबूर किया? आत्महत्या के पीछे कौन है? और अतुल को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो अतुल सुभाष की जौनपुर में शादी होती है और शादी के कुछ दिन बाद ही अतुल की पत्नी मायके चली जाती हैं। अतुल की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था। 2019 में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाया था। 2022 में पत्नी ने पूरे परिवार पर केस किया। जौनपुर की फैमिली के जज पर घूस मांगने का आरोप भी लगाया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अभय सिंह मनोचिकित्सक हैं सर, आपका स्वागत है। शिखर ठकराल हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, आपका भी स्वागत है। और अजय सिंह जौनपुर से मेरे सहयोगी लाइव हैं। सबसे पहले अजय, आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ समस्या ना हो, इसलिए जो है आज नित्या सिंघानिया के घर पर पुलिस आई थी। और जब हम उनको जो है स्थानीय इंस्पेक्टर से बात किया यहाँ पे, तो उन्होंने साफ कहा कि पहला मामला जो है 2022 में जो है दर्ज हुआ था दहेज उत्पीड़न का। उसके बाद एक के बाद एक मुकदमे जो है दर्ज हुए हैं, ऐसा अभी पता चला है। पहले कुछ तो ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जो कि हमें कैमरे में बताने में शर्म आ रही है, क्योंकि वो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी मामला भी प्रकाश में आया। तो इस तरीके से जो है अतुल का जो है मेंटली हरासमेंट किया गया है और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे और उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। जी ठीक है
डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। सर, आप इस मामले को किस तरीके से समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्या मेंटली प्रेशर इतना बनाया जा सकता है? बिल्कुल। आत्महत्या जैसा कि अभी आप ब्यौरा दे रहे थे, 12% के लगभग है पूरे साल में मृत्यु के कारणों में। और सबसे बड़े जो कारण है वो फैमिली प्रॉब्लम है, जो 30% से ऊपर है। उसके बाद दूसरी है लंबी बीमारी, जो मानसिक बीमारी भी हो सकती है, और शारीरिक बीमारी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो 5%, वो मैरिटल प्रॉब्लम ही है, शादीशुदा जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में जो तालमेल ना बन पाना। इसके बाद हमारा सबस्टांस, जिसे हम लोग नशे की बीमारी की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। तो समझिए 5% सुसाइड में फिर ये मैरिटल प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसमें व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता। बात हम जो समझ पाते हैं, हम आत्महत्या करने में व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, और कभी कभी वो उदासी की वजह से या किसी से बोल नहीं पाता कि नहीं हम ये। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल ये भी कि आखिरकार कैसे बचा जा सकता है अगर कोई आपके ऊपर मेंटली प्रेशराइज आपको करता है, अगर आप आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं तो एक विकल्प होता है ना कि आप कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम हमेशा ये कहते थे कि सबसे बड़ी बात है कि बात करके देखो। अगर कोई भी व्यक्ति है, पहले मानसिक समस्या में इम्पल्सिविटी आती है, कभी कभी गुस्से में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम इस केस को नहीं, हम ओवरऑल केस को देख के बात करते हैं। सबसे पहले हमको बात करनी चाहिए किसी से भी। अगर हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ये कभी कहता है कि मैं आत्महत्या करूंगा, तो वो एक वार्निंग साइन है। ठीक है, वो बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि अगर कोई कह रहा है तो पक्का वो आत्महत्या करेगा, उसे मजाक में नहीं करना है। दूसरी बात है, किसी ने पहले सुसाइड का अटेम्प्ट कर रखा है, तो इन दोनों लोगों पे पूरे परिवार वालों को और आसपास के लोगों को भी ध्यान भी देना चाहिए कि ये दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है। और शेखर ठकराल जी, ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। शेखर ठकराल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कानून की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप इस पूरे केस को समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक शख्स की मौत हो जाती है, आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, कानून की किताबों में क्या कुछ प्रावधान है? आखिरकार अगर किसी पुरुष के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है तो कैसे वो बच सकता है? सर देखिए, दबाव का जहां तक सवाल है, दबाव तो बड़ा नेचुरल है कि जिस तरीके से सुबह से हम लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, और हमने जितना पढ़ा इसमें कि 2 साल में 120 डेट, इट्स ए ह्यूज डेट्स। 2 साल के अंदर अगर किसी व्यक्ति की 120 डेट लग रही है तो वो 300 मतलब ये 365 में से 60 दिन तो कोर्ट में ही था जी, यानी कि उसके 2 महीने तो कोर्ट में वेस्ट हुए। क्या तो वो नौकरी करेगा, और क्या उस पर प्रेशर तो ऑटोमेटिक माउंट कर ही रहा था कहीं ना कहीं। और दूसरा, उसको जो प्रतीत हो रहा था, अपने अंदर जो प्रतीत हुआ, वो प्रतीत ये हुआ कि मेरे से पैसा भी मैं ही दे रहा हूं उनको, जो भरण पोषण दे रहा हूं वो भी मैं ही दे रहा हूं, मेरा ही पैसा मेरे ऊपर ही लगाया जा रहा है। ये एक दूसरा उसका मेन कारण ये था। और तीसरा जो कारण था कि जो लास्ट उन्होंने अपनी उसमें लिखा है कि सब, मैं जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में जब मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि सर इतनी डेट्स लगाने, मैं बार बार परेशान होता हूँ यहाँ आकर के, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो बोले देखो, कोर्ट कचहरी में तो यही होता है, इसी तरीके से मुकदमे चलते हैं। तो वो जो साइन था वो उनको हर्ट किया कहीं पे, नंबर 1। नंबर दूसरा, जब वो बोले कि साहब इसीलिए लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, तो बोले हाँ लोग तो उसकी पत्नी ने जब उस पर टोन मार दी कि हाँ साहब लोग मरते ही हैं, तो ये वाली जो स्थिति आई वो उसको मानसिक उसको कमजोर करती चली गई, और कहीं मानसिकता उसने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और उसको ग्रहण करने के बाद जो है उसने जाकर के अपनी आत्महत्या की। ठीक है। अब ये आत्महत्या का केस तो था ही था, साथ में उसका जो सुसाइडल नोट्स हैं और सारी चीजें हैं, उससे तो उसकी पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और उसके परिवार के खिलाफ भी दर्ज होगा। जी, निश्चित तौर से अपने वो एक एक्शन लेगी कोर्ट, अपने हिसाब से अपना पुलिस अपने आप एक्शन लेगी जो लेनी होगा उसमें। अजय, क्या पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है? इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जी, बेंगलुरु में पत्नी और उसके जो है एक बड़े पिताजी और साथ में ऐसे 4 लोगों के ऊपर जो है केस फाइल हो चुका है बेंगलुरु में। और अभी इनपुट ये भी है कि बेंगलुरु से जो है टीम यहाँ आने भी वाली है। तो ये कहीं आपको बताना चाहिए निकिता सिंघानिया के बारे में। जब निकिता सिंघानिया जो है अपना काम करके जो है दिल्ली में जॉब करके अच्छे कंपनी में काम कर रही है, तो और जिस प्रकार से जो है अतुल का कहना था कि निकिता जो है अच्छे
से जो है अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। फिलहाल उस सब मामले को लेकर के भी कहीं न कहीं जो है दिखाया जा रहा है कि नहीं, उसको गुजारा भत्ता आवश्यक था, लेकिन गुजारा भत्ता तो ठीक है, गुजारा भत्ता होने के बाद भी जो है उससे और औरतों से संबंध की भी बात कही गई है। एक हीना नाम किसी ऐसे तमाम जिनके 2 बच्चे हैं, ऐसी सी बातें कही गई है जिससे जो है आदमी को मेंटल टॉर्चर किया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उसके फादर जो है बड़े ब्रदर ने कहा कि ये 3 साल पहले से मामला चल रहा है, हम हाईकोर्ट अपील करके किए हैं और ये गुजारा भत्ता को बढ़ाने के लिए आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है अपने उनकी सैलरी को कोट किए हुए हैं कि 4 लाख का जो है पर मंथ इनकी इनकम है, तो ये 40,000 रुपए गुजारा भत्ता पे भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पूरा तरीके से धन उगाही का मामला है और एक के बाद एक केसेस। आप पहले जो है बीपी एक्ट में मुकदमा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा होता है, उसके बाद अब प्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद गुजारा भत्ता का मुकदमा दर्ज होता है। इन तीन मुकदमों को एक व्यक्ति और उसके परिवार पे अगर दर्ज होता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी ये आप आकलन कर सकते हैं। तो ये इसी का कारण है कि आज अतुल हम लोगों के बीच में नहीं है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, आपने सुना, मेरे सहयोगी को आपने सुना, आपने वकील साहब को भी सुना, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिरकार हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है। और सवाल आपसे यह भी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की बात कहता है तो उससे एक तो बचा कैसे जा सकता है, जैसे कि आपने मुझे बताया, क्या खाने पीने में कोई बदलाव किया जा सकता है या फिर एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको बदला जाए तो शायद कोई व्यक्ति डिप्रेशन में तो बाहर आ सकता है। देखिए, बात जो अभी हम जिस प्रकरण के मामले में बात कर रहे हैं तो उसमें हम इसमें फैमिली सपोर्ट जो रहे हैं, लोग रहे हैं, अगर आपस में तालमेल में अगर ये व्यक्ति ये अपने दोस्तों से या अपने परिवार में बात करते हो तो शायद कहीं से कारण निकल सकता था। कहते नहीं, ठीक है, आप मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अभी निमहंस ने गाइडलाइन सुसाइड प्रिवेंशन की है जिसमें टेलीफोन से भी व्यक्ति बात करा लेते हैं। बात इतनी सी है कि कोई भी उदासी का व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। सुसाइड तभी करेगा जब वो हेल्पलेस महसूस करेगा। हेल्पलेस का मतलब है कि अब उसको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, या मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, तो उसके पास आखिरी रास्ता क्या है? आत्महत्या करना। लेकिन अगर उस बीच में कोई हमारे आसपास का व्यक्ति, उसकी तो मनोदशा नहीं काम कर रही, लेकिन अगर ये चीज उसने किसी से शेयर करी होती है, अगर इस पॉइंट को ट्रिगर से उठा के उसकी हेल्प करने के लिए मनोचिकित्सक के पास ला सकते थे, हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते थे, नहीं तो आपस में भी बात करके उस इंपल्स को रोका जा सकता था सुसाइड के मामले में। ठीक है, शेखर ठकराल जी, आखिरकार हमारा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? जैसा कि आपने हमारे ग्राफिक्स को भी देखा कि उनको करीब 40 से 50 बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आखिरकार इतना सिस्टम हमारा कमजोर क्यों है? तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो तो जा ही नहीं पाएगा। सर ऐसा नहीं है, सिस्टम कमजोर नहीं है कहीं पे। कभी देखिए, किसी भी केस को शुरू होने में थोड़ा समय लगता है जी, क्योंकि जब भी कोई केस फाइलिंग होता है तो फाइलिंग होने के बाद में सामने वाली जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो कब आएगी इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जवाब कब आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कह देना कि सिस्टम में कुछ खमियां कहीं नहीं है सर। कंडीशन ये आती है, कभी नोटिस नहीं मिल पाते हैं, कभी नोटिस मिल जाते हैं तब अपोजिट पार्टी नहीं आती है। बहुत सारी कंडीशंस प्रिवेल कर जाती हैं उसके बीच में। सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है अपनी, कोई ऐसा नहीं है कोई खाली डेट देने के लिए कोर्ट बैठी हो। कोर्ट तो अपने सिस्टम पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन कंडीशन ये आती है, कभी हम एडवोकेट्स भी हैं तो हम एडवोकेट्स भी टाइम सीख करते हैं कोर्ट से, इसलिए थोड़ा सा चीजें लिंगर ऑन हो जाती हैं। और जब लिंगर ऑन होती हैं तो किसी ना किसी पार्टी को तो वो हर्ट होगा, चाहे वादी को हो चाहे अपोजिट पार्टी विपक्षी को हो। कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज में से एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हर्ट होती है। समय जो लग रहा था, क्योंकि इनके खिलाफ केसेस बहुत सारे थे, उससे ज्यादा हर्ट मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा हर्ट थे बनस्पत इसके कि कुछ जो केसेस चल रहे हैं या पेमेंट देना पड़ रहा, उससे ज्यादा हर्ट हो रहे हो। और लास्ट में आपको बताया जिस तरीके से इनका ऑडियो से और उनसे जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो बात आई है निकल करके, कि लास्ट में पत्नी ने ही कह दिया, बहुत लोग रहते हैं जिंदा रहते हैं और बहुत लोग नहीं रहते। और अब्यूसिव जो चीजें चली पत्नी और इनके बीच में जो बातचीत हुई है वो ज्यादा अब्यूसिव टाइप से लग रही है, जिसकी वजह से सारी ये कंडीशंस प्रिवेल की है यहाँ पे। ठीक है सर। अदरवाइज लॉ सिस्टम में कहीं कोई डिले नहीं है यार। अब कह देने की बात है, लॉ में एक फाइल तो होती है कोर्ट के पास में, एक दिन में करीब 100 150 फाइलें होती हैं।
इसलिए भरोसा भी किया जाता है कोर्ट के ऊपर। अजय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय, मृतक के परिजनों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दें जरा। मृतक के परिजन जो है उनके फादर और उनके भाई ये जो है बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। फिलहाल वो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो यहाँ से जो है उनका किसी प्रकार का कनेक्ट नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब उनके वकील से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे दोबारा और वो अपनी चीजों को फिर से रखने का प्रयास करेंगे तो चीजें जो है फिर से उनकी देखी जाएगी। और लेकिन अभी फिलहाल जो है उनके परिजन जो है बेंगलुरु में है और बाकी जो है कुछ उनके पटना जोधपुर में, तो समस्तीपुर में घर है, वहां पर है। जी ठीक है, शेखर ठकराल जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आप इस पूरे केस को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, और साथ ही क्या जो लड़के हैं उनके लिए कोई ऐसा है कि जैसे अगर आपके ऊपर कोई महिला आरोप लगाती है तो आप किस तरीके से बच पाएं, कोई सलाह जो आप देना चाहें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जहां तक कभी अननेचुरल सेक्स के बारे में बता रहे थे, अननेचुरल सेक्स के बारे में तो उन्होंने ऑटोमेटिक कह दिया पति पत्नी के बीच में अगर कुछ है तो उसको अननेचुरल सेक्स नेचुरल नहीं माना जा सकता, राइट? तो वो तो सारी चीजें खत्म की जा चुकी हैं पहले से ही। सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और जगह स्ट्रिक्ट ना हो। इवन यहाँ तक कि 125 पे भी अब तो बहुत सारी रूलिंग्स जो है आदमियों के पक्ष में आ रही हैं, लेडीज के खिलाफ आ रही हैं। आप इस केस को अगर देखें तो इसको अब्यूज ऑफ लॉ कह सकते हैं बाय वाइफ। सबसे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं लॉ को अब्यूज करने, क्योंकि बार बार उसका एक कथन करना है कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, सारे के सारे जितने मुकदमे लगाए गए हैं और उसको परेशान करने के लगाए गए हैं, तो उसी को अगर देखा जाए तो सारा तारतम्य उसी से बना कहीं ना कहीं, और इट्स ए केस ऑफ अब्यूज ऑफ लॉ बाय वाइफ इन माय ओपिनियन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को जो आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर अभय सिंह आपका शुक्रिया, शेखर ठकराल जी आपका भी शुक्रिया, और अजय सिंह मेरे सहयोगी आपका भी शुक्रिया, आपने अहम जानकारी हमें साझा की। लेकिन सवाल यही, अतुल सुभाष इंसाफ की आस आखिरकार कब मिलेगा अतुल सुभाष को इंसाफ, एक बड़ा सवाल जो कि बरकरार है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।